हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम का क्लास नंबर 4 जो कि जेबी गुप्ता की बुक का सॉल्यूशन है और इसमें हमने 67 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देख रखा था। उसके आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहो, आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट भी मिलेगा और नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो। तो एक एक क्वेश्चन को ना आप ध्यान से समझो, क्योंकि आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्ट्रिंग इफिशिएंसी, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं और जितने क्वेश्चन इससे फ्रेम होंगे ना, सबकी डिस्कशन अच्छे से होगी और ध्यान से समझिए आप बस। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन क्या क्या आपके सामने है? साइज ऑफ इंसुलेटर, नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग, साइज ऑफ टावर। अच्छा देखो, इसमें क्या डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रिंग इफिशियंसी जो है वो डिपेंड किस चीज़ पर करती है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन से एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि जो स्ट्रिंग इफिशियंसी होती है किस इंसुलेटर के लिए परफॉर्म की जाती है, तो वो है सस्पेंशन इंसुलेटर के लिए। तो कभी कभी डायरेक्टली आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी स्ट्रिंग इफिशियंसी कैलकुलेट की जाती है वह बेसिकली कौन से इंसुलेटर के लिए कैलकुलेट की जाती है, तो वो आपका बनेगा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अब देखिए, इस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को हम लोग क्या करते हैं, जो कि बेसिकली जो इंसुलेटर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? पोर्सिलिन का बना होता है। उसको हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। अच्छा, इनको कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसके द्वारा, यानी किसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं? तो वो होगा मेटेलिक लिंक। ठीक है, मेटेलिक लिंक। देखिए, मैं जो जो बात बता रहा हूँ उसको आप याद रखिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले स्ट्रिंग इफिशिएंसी किसके लिए कैलकुलेट की जाती है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के लिए। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बेसिकली जो भी इंसुलेटर होगा वो बना किस चीज़ का होगा? पोर्सिलिन का। और इस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को हम कनेक्ट कर देंगे सीरीज में। किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे? मेटेलिक लिंक के द्वारा हम क्या करेंगे इसको, मतलब कि कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग इफिशिएंसी होती है वो डिपेंड आपकी करती है कि जो हम सस्पेंशन इंसुलेटर को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, तो इसका मतलब है कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिस्क कनेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली उस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ डिस्क क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा किस पर? नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग आपने बनाई है, जो भी इंसुलेटर को सीरीज में कनेक्ट करना, वही एक क्या परफॉर्म हो जाता है, वही एक क्या चीज़ आप मेड कर लेते हो कि एक स्ट्रिंग इफिशियंसी आप, मतलब कि स्ट्रिंग बन गई, उसी की हम इफिशियंसी निकालते हैं। अभी हम आगे ये भी बात करेंगे कि स्ट्रिंग इफिशियंसी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ऐसी क्या नीड हो गई हमको कि स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालनी पड़ गई। ठीक है, चलिए। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि स्ट्रिंग इफिशियंसी जो होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? तो नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ डिस्क लगे हैं उस पर डिपेंड करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि 100% स्ट्रिंग इफिशियंसी मीन्स, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100% मतलब स्ट्रिंग इफिशियंसी मीन्स क्या होता है? चलिए, ऑप्शन क्या है? वन ऑफ द इंसुलेटर डिस्क शॉर्टेड, जीरो पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क, इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटर डिस्क, नन ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ से ना आप एक चीज़ जान जाओ कि जो डिस्क है उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला आप जानो ना। फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रिंग इफिशियंसी होती है, वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है, सॉरी, देखिए ध्यान से कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है? वोल्टेज, वोल्टेज एक्रॉस स्ट्रॉन्ग, मतलब एक्रॉस स्ट्रिंग, वोल्टेज एक्रॉस स्ट्रिंग अपान यन गुड़े, ये यन है, यन मतलब नंबर ऑफ डिस्क कितने कनेक्ट है। वोल्टेज एक्रॉस द लोअर यूनिट, वोल्टेज, वोल्टेज एक्रॉस लोअर यूनिट, लोअर यूनिट। ये तो फॉर्मूला आप याद रखो कि जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज अक्रॉस होल डिस्क, यानी जितने भी डिस्क आपकी कनेक्टेड है सारे डिस्क को मिला के जो वोल्टेज होगा, जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग बन गई उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है बटे टोटल नंबर ऑफ डिस्क, यानी 5 डिस्क लगाए हो तो एन का मान 5 रख दो, 4 लगाए हो तो एन का मान 4 रख दो। ठीक है, गुड़े वोल्टेज अक्रॉस लोअर डिस्क। अब देखिए, वोल्टेज अक्रॉस लोअर डिस्क का मतलब क्या है कि जैसे ये टावर है सपोज आपका, टावर में ये आपकी मान लीजिए पहली डिस्क है, ये आपकी दूसरी डिस्क है, ये आपकी तीसरी है। ठीक है, ये तीसरी डिस्क है। ठीक है,
तो इसका मान लीजिए वी है, इसका वी है, तीनों का वोल्टेज वी है, लेकिन एक कनेक्ट किस चीज़ में, सीरीज में। तो लोअर वाला यानी ये वाला जो है नीचे वाला, जिससे यानी कंडक्टर आपका कनेक्ट है, यहाँ से कंडक्टर जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा कंडक्टर। तो आप जब भी देखेंगे जो भी आपका बना रहता है स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के नीचे से आपका क्या जाता है कंडक्टर, इस कंडक्टर यानी लोअर वाला यानी इस पोर्शन पर कितना वोल्टेज है वो वाला रख देंगे हम। इतनी चीज़ क्लियर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 100% इफिशियंसी। अब देखो 100% इफिशियंसी का मतलब क्या, मान लेते हैं सपोज हमने मान लिया कि जो 100% इफिशियंसी का मतलब है कि जो वोल्टेज अक्रॉस, देखो क्या होता है एटा, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग मान लिया 33 kV है, मान लिया तीन हमारे पास क्या लगे हैं इंसुलेटर, मतलब कि तीन मतलब डिस्क लगी हुई है, जो कि उनकी रेटिंग कितनी है, उनकी रेटिंग ये है कि ये 11 kV के हैं। अब 33 आपका टोटल वोल्टेज है, और ये जो थ्री है ये नंबर ऑफ डिस्क हैं। अब इस 33 को तीन पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 11 होगा। इसका मतलब 11 तियाँ 33 और ये 33 हो जाएगा 100%। ये क्या हो जाएगा 100%। देखो 100% कब हुआ, जब लोअर वाली स्ट्रिंग पे जो वोल्टेज था वो कितना था 11, यानी 11 का मतलब कि हर एक डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज क्या मैंने माना, सेम माना। जब सेम माना तब हमारा जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकली वो निकली 100%। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटर डिस्क, यानी जितने भी इंसुलेटर डिस्क लगे हुए हैं उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग में सभी इंसुलेटर के अक्रॉस जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होना चाहिए, सेम। वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो याद रखना ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी वोल्टेज, जितने भी स्ट्रिंग लगी, मतलब जितने भी स्ट्रिंग में इंसुलेटर लगे हैं सबके अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपकी 100% होगी। क्या होगी, 100% होगी। क्लियर है इतनी चीज़ ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द पोटेंशियल ड्रॉप इज। अब देखिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की बात किया गया है, जैसे कि हम कह दें सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर मीन्स स्ट्रिंग की बात की जाएगी भी, ठीक है। इंसुलेटर द पोटेंशियल ड्रॉप इज, अब देखिए क्या कह रहा है, मैक्सिमम अक्रॉस द लोवेस्ट डिस्क, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा पीडी, वो मैक्सिमम अक्रॉस द लोवेस्ट डिस्क, यानी जैसे ये आपने मान लो बनाया है, ये आपने डिस्क बनाया है ऐसे ऐसे, तो जो लोवेस्ट डिस्क होगी वहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा, वहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा। या फिर ऑप्शन और देखते हैं, ऑप्शन और क्या कह रहा है कि मैक्सिमम अक्रॉस द टॉप मोस्ट डिस्क यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिस्क, यही आपसे बोल रहा है इतनी चीज़ें। अब देखिए तीन ऑप्शन आपके पास हैं, एक है कि जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, एक जो होगा सबसे नीचे, किस पर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे आपने ये टावर बनाया, टावर से आपने मान लीजिए ये डिस्क लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया, ये सबसे लोअर हो गया, ये हाइयर का हो गया, तो क्या यहाँ मैक्सिमम होगा या फिर यहाँ मैक्सिमम होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा होगा यही आपसे पूछा है, तो जो आंसर आपका होगा लोअर वाला, किस पर होगा, लोअर पर मैक्सिमम होगा। क्लियर है इतनी चीज़। देखिए क्या कह रहे हैं कि इन ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द पोटेंशियल ड्रॉप इन मैक्सिमम अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द लाइन कंडक्टर। अब देखिए कहने का क्या मतलब है, मैंने क्या कहा कि जैसे आपने मान लीजिए ये बनाया है डिस्क, ठीक है, ये बनाया है डिस्क, ऐसे मैंने डिस्क बनाया, फिर यहीं से हमारा क्या जाएगा कंडक्टर जाएगा, सबसे लोअर यहीं से कंडक्टर जाएगा, तो ये वाली जो डिस्क होगी यानी कि वह डिस्क जो कंडक्टर के पास होगी, ठीक है, वह डिस्क कंडक्टर के पास जो होगी उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होगा अधिक होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी जो सबसे टॉप पर रहेगा, जो सबसे ऊपर रहेगा आपका कंडक्टर, ओ सॉरी इंसुलेटर या फिर इंसुलेटर डिस्क, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सबसे लो होगा। क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कैसे हम इसको कम करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का सबसे मेन मतलब यही होता है कि सब इंसुलेटर के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सारे इंसुलेटर के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसी के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है इतनी चीज़, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सही क्वेश्चन था, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को कि जो
कंडक्टर के पास वाला इंसुलेटर होगा वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, जो कंडक्टर से सबसे दूर होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब देखिए कह रहा है फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी है उसको हमने चेंज कर दिया, 50 हर्ट्ज थी उसको हमने कर दिया 100, तो फिर जो स्ट्रिंग की एफिशिएंसी क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर इफेक्ट पड़ेगा तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, क्या इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी, या फिर रिमेन अनचेंज, या मे बी इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? ध्यान से समझो कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी मैंने अभी बताया, क्या बताया कि जो वोल्टेज अक्रॉसिंग मतलब कि वोल्टेज क्रॉस स्ट्रिंग, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग बटे एन गुड़े नियरेस्ट टू द कंडक्टर, नियरेस्ट टू द कंडक्टर, नियरेस्ट टू कंडक्टर डिस्क, नियरेस्ट टू कंडक्टर डिस्क। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला स्ट्रिंग एफिशिएंसी का। अच्छा, इस पार्टिकुलर पूरे फॉर्मूले में क्या कहीं भी आपको फ्रिक्वेंसी दिख रही है? कहीं भी आपको फ्रिक्वेंसी दिख रही है? मुझे कहीं नहीं दिख रही है। तो आपको कैसे कहाँ दिखेगी? इसमें है ही नहीं। जब है नहीं तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है ये डिपेंड नहीं कर रही है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो फिर जब फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है तो फ्रिक्वेंसी घटा दो चाहे बढ़ा दो, स्ट्रिंग एफिशिएंसी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ हाई वोल्टेज लाइन इज अराउंड। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होती है हाई वोल्टेज सिस्टम में, ठीक है, हाई वोल्टेज का बोला है कि हाई वोल्टेज में कितना होती है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, 100%, 80%, 40%, 10%, कितना होती है बताइए। ठीक, तो कितना होनी चाहिए? क्या 100% इफिशियंसी होती है? 100% होने का मतलब क्या कि सभी जो डिस्क लगे हुए हैं सारे के क्रॉस वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन बहुत लो भी नहीं होता है, तो ये जब लगभग आपका होता है 80 टू 90%, मतलब 80 टू 90% के अप्रॉक्स में आपका वेरी करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो दिया वो 80% करेक्ट माना जाएगा। कभी भी आप 100% मत मार के आना। 100% आप तभी मार के आओगे कि जब आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क विल सेम, देन स्ट्रिंग एफिशिएंसी विल बी 100%, तब आप मार के आओगे। जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है सारे डिस्क के अक्रॉस सेम है, अगर नहीं बोला गया क्वेश्चन में तो आप हमेशा इतना मान के चलो प्रैक्टिकली कितना होता है 80 से 90% के बीच में वेरी करता है। यानी चीज़ तो क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला कितना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 3 यूनिट इंसुलेटर स्ट्रिंग वोल्टेज अक्रॉस द लोवेस्ट यूनिट इज 17.5 किलोवोल्ट एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज 84.28%, द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, देखो जब भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहे ना तो आप क्वेश्चन को समझो कि इसमें दिया क्या चीज़ है। पहले तो इसको लिख लो, दिया कितना है कि इन 3 यूनिट, यूनिट यानी एन का मान कितना दिया है 3 दिया है, यानी कितने नंबर ऑफ डिस्क आप लगा सकते हो 3। वोल्टेज अक्रॉस द लोवेस्ट यूनिट यानी जो कंडक्टर के पास वोल्टेज वो डिस्क है उसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है 17.5 किलो वोल्ट दिया है, और जो स्ट्रिंग की इफिशियंसी है वो 84.28% है, 84.28% है। तो फिर द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग विल बी इक्वल। तो स्ट्रिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा यही आपसे पूछा है। क्या क्या दिया आपको, कितनी यूनिट दिया है 3 यूनिट दिया है, सबसे लोवेस्ट वाले पे कितना दिया है 17.5 दिया है, स्ट्रिंग की एफिशिएंसी दे दिया है, तो बस टोटल स्ट्रिंग की वोल्टेज ही तो पूछ रहा है। आपको फॉर्मूला पता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, स्ट्रिंग के क्रॉस वोल्टेज, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वोल्टेज कह सकते हो, ठीक है, अक्रॉस द मतलब वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग वोल्ट, ठीक है। उसके बाद एन गुड़े नियरेस्ट टू द कंडक्टर, नियरेस्ट टू कंडक्टर डिस्क, नियरेस्ट टू कंडक्टर डिस्क। अब देखिए इसमें पता क्या है, आपको ये चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन में, ये चीज़ पूछी गई है, आपको एटा पता है मतलब कि एफिशिएंसी पता है, नंबर ऑफ डिस्क पता है, नियरेस्ट कंडक्टर के पास जो भी मतलब डिस्क है उसके वोल्टेज आपको दिया है, तो सिर्फ यही तो पता करना है। अब देखो इसका मान कितना दिया है एटा का, यानी कि एफिशिएंसी कितनी दी है 84.28, 84.28। उसके बाद एन का मान दिया है 3 और नियरेस्ट वोल्टेज कितना दिया है 17.5,
और तो सारे पता है ना। मान लो कि इफिशियंसी की बात है तो गुणे 100 कर देना, ठीक है। इफिशियंसी की बात है तो हम क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसान ही है, ठीक है। चलो तो बस आप लगा दो। अच्छा इस इतने के बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो इतना बताओ। स्टिंग एफिशिएंट मतलब स्टिंग वोल्टेज बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा 84.28% गुणे 17.5 गुणे 3, क्योंकि ये इधर बटे में है, क्योंकि यहाँ बटे है तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो देखो, तो वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, तो वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग तो वी एस हम दे देते हैं ना, वी एस जो निकलेगा हमारा वो निकल के आएगा 84.28 गुणे 3 गुणे 17.5 गुणे 17.5 बटे। अच्छा बटे हम कुछ कर सकते थे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग के क्रॉस जो लिखा था वो परसेंटेज में लिखा था, तो क्योंकि सारी चीज़ परसेंटेज में दिया है तो हमने यहाँ परसेंटेज मतलब कि यहाँ जो स्ट्रिंग वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग था वहाँ मल्टीप्लाई था 100 से, तो इधर लेके आएंगे तो बटे में हो जाएगा। इतनी चीज़ आप तो कॉमन से लगा ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर है ना इतनी चीज़। बस आप कैलकुलेटर यूज़ करो, फटाफट लगाओ, आपका वोल्टेज निकल के आएगा 44.25 किलो वोल्ट, 44.25 किलो वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्लियर है ना। चलो इसके अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, टू इंसुलेटर डिस्क ऑफ identical capacitance value C makes up a string for a 20 kilovolt 50 hertz single phase overhead line insulation. If the pin to earth capacitance is also C, then the string efficiency is। अब देखो इसमें क्या है ना, थोड़ी सी एक चीज़ क्या दे दिया है कि एक तो पहली बात, जितने मान लो जैसे एक ये टावर आपका था, ये हमारे पास 2 डिस्क हमने ये यूज की हुई है, 2 डिस्क हमने यूज की हुई है, दोनों का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ C। लेकिन क्या कह रहा है, पिन टू अर्थ, यानी अर्थ से एक और आपका जो मतलब कि संट कैपेसिटेंस बन गया, इसकी भी वैल्यू कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है। अगर इसकी भी वैल्यू C दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में बोला है, इसमें कुछ भी नहीं, देखो दिया पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस इज आल्सो C। तो मैंने आपको जब इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि जब भी हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी बनाते हैं और उसके अक्रॉस वोल्टेज सब में सेम नहीं होता डिस्क में, तो क्यों नहीं होता है, इस संट कैपेसिटेंस के कारण, या फिर कह सकते हो कि पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस, यानी टावर और जो स्ट्रिंग है उसके बीच में भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण से सभी डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज का सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो यही है विलन, इसी के कारण जो मतलब कि जो डिस्क है इसके अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता है। तो जब सेम नहीं होता है ना, तो इनका एक रेशियो भी निकल के आता है, जिसको आप के मानते हो कि के, ये रेशियो आपका होता है कि संट कैपेसिटेंस, यानी कि ये जो अर्थ वाला कैपेसिटेंस है ए बटे ए, ठीक है, ये कैपेसिटेंस सी, तो इनका रेशियो आपका 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है इनका रेशियो कितना दिया है, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो जान जाओ के जो है ये बेसिकली क्या है कि संट कैपेसिटेंस टू म्यूचुअल कैपेसिटेंस, इसको हम के मानते हैं इसमें, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट आप कह सकते हो, स्ट्रिंग कांस्टेंट में जो के आपका होता है वो संट कैपेसिटेंस, यानी ये वाला कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस, इनका रेशियो होता है। अच्छा इनका रेशियो निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू सी दिया हुआ है, इसकी भी वैल्यू सी दिया हुआ है, तो के बराबर हो जाएगा सी बटे सी, तो इसका मान आ जाएगा 1, इसमें कोई डाउट नहीं, 1 आएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 डिस्क है, तो 2 डिस्क के लिए जो आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकल के आती है वो कितनी होती है, इंपॉर्टेंट ये है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी जब भी हम 2 चीज़ की मतलब 2 डिस्क के निकालते हैं तो हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकल के आती है 2 + k अपान 2 1 + k, 2 1 + k, यही आपकी निकल के आ जाती है। क्लियर है इतनी चीज़, इसको आप याद रखना कि 2 के लिए आपका जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकल के आती है वो इतना फॉर्मूले से बन के आती है। बस इसमें के जो है के की वैल्यू 1 दिया है, यहाँ पे के की वैल्यू 1 दिया है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और 2 + 2 2 4, यानी कि 3/4, और 3/4 का मतलब कितना होता है, 3/4 का मतलब कितना होता है, अगर परसेंटेज में निकालें तो 3/4 गुणे 100 तो हो जाएगा ये 25, और 25 दिए 75, कितना परसेंट हो जाएगा, 75% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है 75%। क्लियर है इतनी चीज़। चलो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटर अरेंजमेंट ऑफ टू स्ट्रिंग इंसुलेटर इज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम वोल्टेज दैट ईच यूनिट कैन बी विथस्टैंड शुड नॉट एक्सीड 17.5 किलो वोल्ट। द लाइन वोल्टेज ऑफ द कंप्लीट स्ट्रिंग इज। अच्छा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो अरेंजमेंट आपको दिया है, ये अरेंजमेंट आपको बना के दे दिया है। जब ये अरेंजमेंट आपको अच्छा बना के दे दिया है तो क्या आप के की वैल्यू निकाल सकते हो? इम्पॉर्टेंट है। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये वाला कैपेसिटेंस बटे ये वाला कैपेसिटेंस, यही तो होता है। तो ये वाला कैपेसिटेंस दिया है आपको 1/8 सी बटे सी। क्लियर? ये वाला सी दिया है, ये 1/8 सी दिया है, तो इतना हम निकालेंगे तो हमारा ये निकल, ये सी से सी कट जाएगा। ठीक है, तो 1/8 बचेगा। 1/8 का मतलब होता है कि 0.125। तो के का मान आ जाएगा 0.125। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोअर डिस्क के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? देखो मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया इसके पहले कि स्ट्रिंग की एफिशिएंसी निकालेंगे जब दो डिस्क होगी तो उसके ये बराबर हो, मतलब कि एटा बराबर होता है 2 + k अपान 2 1 + k 1 + k। ये होता है फॉर्मूला स्ट्रिंग की एफिशिएंसी निकालने के लिए जब दो डिस्क दी हो। उसके बाद अगर लोअर, जैसे कि ये वाला मतलब कि जो ये वाली आपका इंसुलेटर डिस्क है, यहाँ पे अगर आपको निकालना हुआ कि कितना वोल्टेज होगा तो उसके लिए भी कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका होता है कि V2 बराबर 1 + k टोटल वोल्टेज, या फिर अपर डिस्क पर कितना वोल्टेज है जिसको V1 आप मान लो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, क्योंकि पहले तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट थे। ये मान लो अर्थ कैपेसिटेंस के इफेक्ट के कारण ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये V1 होगा, ये V2 मैंने मान लिया है। तो ये V1 होगा, ये V2 होगा। तो जो सबसे नीचे वाली डिस्क होगी ना, V2 बराबर होगा 1 + k V1, 1 + k V1। कोई दिक्कत नहीं है। तो V1 बराबर हो जाएगा V2 अपान 1 + k, 1 + k। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसमें समझने की क्या बात है कि जो V2 आपका है, जैसे मान लो यहाँ तो V1 होगा, ये दूसरी डिस्क है, इसको V2, क्योंकि सबसे लोअर से हम स्टार्ट करेंगे तो ये V1 होगा और ये V2 होगा। तो एक का वोल्टेज आपको दिया है, V2 का वोल्टेज आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि 17.5 किलो वोल्ट होगा, 17.5 किलो वोल्ट होगा। कोई डाउट नहीं है। तो इतना होगा, तो 17.5 किलो वोल्ट होगा। तो V1 बराबर जो होगा V2 आपको 17.5 और नीचे क्या होगा 1 + k, 1 + k का मतलब कि 0.125 + 1। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके सामने आ जाएगा 15.55 किलो वोल्ट। तो V1 आपके पास आ जाएगा 15.55 किलो वोल्ट। आप इसको कैलकुलेट कर लेना एक बार। ठीक है, तो 15.55 किलो वोल्ट आ जाएगा। लेकिन बात ये नहीं, यहाँ पे तो बात ख़त्म नहीं हुई ना, क्योंकि अभी आपको इसका वोल्टेज पता चला, इसका आपको 17.5 दिया है, इसका 15.55 आ रहा है। तो पूरा एक स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना हुआ, तो आप कहोगे टोटल वोल्टेज जो होगा V1 + V2 होगा। V1 + V2 का मतलब कि 17.5 + 15.55, इसको ऐड करेंगे ना तो आपके पास आएगा 33 किलो वोल्ट। कितना आएगा? 33 किलो वोल्ट आएगा, जो कि बेसिकली लाइन वोल्टेज ही होता है। जो कि कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज ही है। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 33 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और, अगर मान लो 3 डिस्क दिया हो तो फिर आप V3 V2 कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर दो चीज़, मतलब मान लो कि 3 स्ट्रिंग, आपने मान लो एक स्ट्रिंग और लगा दिया, तो फिर मान लो आपसे 2 का वोल्टेज दिया है, तीसरे का पूछ रहा है, फिर कैसे निकालोगे आप? या फिर टोटल स्ट्रिंग का वोल्टेज पूछ रहा है तो फिर कैसे निकालोगे आप? इंपॉर्टेंट है ना इस चीज़ को समझना। तो उस कंडीशन में जो V3 होता है, V3 वह होता है V2 + V1 + V2 इंटू 1 + k स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतना कभी पूछता नहीं लंबा। ठीक है, जेई में इतने लंबे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद रखो। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी को ना आप एक बार देख लेना, बहुत आसानी से निकाला हुआ सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि consider a 3-phase 50 Hz 11 kV distribution system. Each of the conductor is suspended by an insulator string
having two identical porcelain insulator. The self capacitance of the insulator is 5 times the shunt capacitance between the link and the ground, as shown in the figure. The voltage across the two insulator are. अब इन दोनों इंसुलेटर के अक्रॉस जो वोल्टेज पूछा है ना, यही आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अब ध्यान से समझो कि ये देखो, ये शंट कैपेसिटेंस आपका है, ये जो है ये मान लो कि म्यूचुअल कैपेसिटेंस है, या फिर मतलब कि जो इंसुलेटर दिया है उसका कैपेसिटेंस है। चलो ठीक है। अब ये है आपका कंडक्टर, यहाँ से आपका कंडक्टर जाएगा, क्लियर है। और आपका इस स्ट्रिंग के क्रॉस और इस स्ट्रिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो क्या आप इसको बता सकते हो? क्या ये क्वेश्चन कठिन है या फिर ये क्वेश्चन आसान है? अब बताओ। चलो मैं मान लेता हूँ कि एक एक पॉइंट ए बन गया, मान लो एक नोड बन गया। अब इस नोड से जब भी यहाँ से कोई करंट फ्लो होगी तो कुछ रास्ता इधर जाएगा, कुछ रास्ता इधर जाएगा, क्लियर है। तो ये पार्टिकुलर पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, एक नोड का काम करेगा। चलो एक नोड का मान लिया, यहाँ से करंट हमारी आई गई, मान लेते हैं करंट कितनी गई, आई गई, तो वो डिवाइड होगी एक पार्ट में, मान लो I1 है, इधर जो भी मान लो I2 है, क्या होगी, I2 होगी। जो I होगी ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 में और I2 में, क्लियर है। तो ये जो I होगी बराबर होगी I2 प्लस I1, I2 प्लस I1। अच्छा चलो इस चीज़ में अब देखते हैं। ये I जो है ये किसका है, ये इस वाले स्ट्रिंग के क्रॉस है, और जो I2 है वो शंट कैपेसिटेंस के क्रॉस है, और जो I1 है वो ऊपर वाले डिस्क के एक क्रॉस है, क्लियर है इतनी चीज़। चलो तो I2 बराबर मेरा मिल गया, सॉरी I बराबर हमको मिल गया I1 प्लस I2। तो I जो था ये इस 5 के अक्रॉस है, इस 5 के अक्रॉस I है, तो I यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है वो 5 कूलम्ब दी, वो 5 मतलब 5C कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर 5 कैपेसिटर फैराड में होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें I, तो किसी के अक्रॉस I निकालने का मतलब क्या है, जैसे किसी कैपेसिटर के अक्रॉस I का मतलब क्या होता है, V अपान XC, V अपान XC, इतनी चीज़ तो आपको पता है ना। अब देखो I बराबर जो होता है V अपान XC होता है, और V XC को अगर हम लिखें, XC का एक फॉर्मूला होता है 1/2πfc, क्योंकि यहाँ आपको XC नहीं पता है लेकिन C पता है, F पता है, क्लियर, क्योंकि 50 हर्ट्ज भी दिया है और 11 kV भी दिया है, तो ये दो चीज़ आपको पता है, तो इसलिए हमको मजबूरन ये चीज़ रखनी पड़ेगी। या फिर 2πf को ना आप डायरेक्टली ओमेगा रख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 1/ωc, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, सही है, ठीक है। तो क्या हम जहाँ पे आई है वहाँ पे V बटे ओमेगा 1/ωc रख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं V इंटू ओमेगा इंटू C, आई बराबर हम क्या रख सकते हैं, तो आप रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो क्या मैं कह रहा हूँ कि आई बराबर क्या मैंने बोला था, आई बराबर था I1 प्लस I2। तो आई बराबर क्या लिख सकते हो, अब यहाँ का वोल्टेज कितना है E1, चलो मैंने मान लिया E1। यहाँ पे आपका जो कैपेसिटेंस है ओमेगा, मान लो एक, चलो ओमेगा है, और कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस हमारे पास है 5C, कोई डाउट नहीं है। चलो अगला फिर बराबर I1। अब I1 क्या है, मैंने इसको I1 माना है, I1 इसे मान लिया ना, तो I1 जो होगा, I1 की क्रॉस वोल्टेज कितना है E2, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ E2 गुड़े ओमेगा गुड़े 5C, कोई डाउट नहीं है, प्लस इसको मैंने I2 माना था, इधर जो जा रहा था उसको मैंने I2 माना था, इस वाले पोर्शन को, तो ये सिर्फ C है। और यहाँ का वोल्टेज हमें पता भी नहीं है, यहाँ का वोल्टेज हमें पता भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझो कि करंट का डिवीज़न, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, समझो आप, ठीक है। करंट का डिवीज़न देखना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, जो करंट का डिवीज़न हुआ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो कुछ करंट यहाँ हुई, कुछ करंट यहाँ हुई, इसका मतलब है कि ये वाला जो मतलब कि कैपेसिटर है और ये वाला कैपेसिटर है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। और पैरेलल में आपको पता है कि करंट का डिवीज़न होता है बट वोल्टेज विल बी सेम, हमेशा पैरेलल में जो करंट का डिवीज़न होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो जब वोल्टेज सेम हो गया तो इसका मतलब है साफ सा कि अगर इस वाले डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज E2 है तो इसके अक्रॉस कितना होगा, E2 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में करंट है। जब पैरेलल में करंट है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा तो मैंने लिख दिया, जो मतलब कि वोल्टेज कितना होगा E2
कैपेसिटर कितना दिया हुआ है, सी ओमेगा, इतनी चीज़ हो जाएगी। कोई डाउट, एकदम कोई डाउट नहीं। अब देखो इसमें मैंने क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा कॉमन हो सकता है, ओमेगा ओमेगा एक कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो E1 5, बस इतना हमें लिखना, E1 इंटू 5 बराबर E2 इंटू 5 प्लस E2, या फिर आप कह सकते हो कि E2 6E2 कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 6E2, कितना कर सकते हो, 6E2 कर सकते हो ना। तो 5E1 बराबर 6E2, 5E1 बराबर 6E2, तो E1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 6/5E2। 6/5 का मतलब कितना होता है, 1.2E2, 1.2E2, कोई डाउट नहीं है ना, 1.2E2। अब क्वेश्चन में दिया क्या है कि कंसीडर ए 3 फेज 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। 11 kV का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो 11 kV का, 11 kV का होने का मतलब क्या है कि E1 प्लस E2 का मान कितना दिया हुआ है, 11 kV, क्योंकि वही तो वोल्टेज पूरा स्ट्रिंग के क्रॉस दिखेगा ना जितना वोल्टेज सिस्टम का होगा। तो सिस्टम का वोल्टेज 11 kV है, तो E1 प्लस E2 भी कितना होगा, 11 kV होगा, कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ E1 बराबर कितना मिला है, 1.2E2 मिला है, 1.2E2 मिला है। तो देखो 1.2E2 मिला है, तो E1 प्लस E2 बराबर है 11 kV, बराबर कितना है, 11 kV है, ठीक है। अभी 11 kV क्या फेज वोल्टेज है कि लाइन वोल्टेज, और नॉर्मली जब आपको ये चीज़ दिया रहता है तो RMS वैल्यू दी रहती है। ध्यान से समझना मैं क्या बोला, कि जो भी आपको इस सिस्टम में दिया रहता है वोल्टेज ना, वो RMS वैल्यू दिया रहता है। जब RMS वैल्यू दिया है तो इसको लाइन वोल्टेज में क्या हम कन्वर्ट करेंगे, या फिर ये लाइन वोल्टेज दिया है कि क्या दिया है। तो देखो जो 11 kV हो, सॉरी मैंने बोल दिया जल्दी जल्दी कि ये जो होता है RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है। जब भी हमने बताया है, कितनी बार मैंने बताया है कि जो 11 kV हो, 33 kV हो, ये सारे के सारे आपके जो सिस्टम में दिए रहते हैं ना, ये RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज होते हैं। तो RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो 11 kV आपको RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया है, तो E1 प्लस E2 आपको RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं फेज वोल्टेज में। तो 11/√3 करेंगे, क्योंकि इसको हम फेज वोल्टेज में कैलकुलेट करेंगे, तो 6.35 किलो वोल्ट हो जाएगा, 6.35 किलो वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो 6.3 मतलब किलो वोल्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो मतलब फेज वोल्टेज मिला वो कितना मिला, 6.35 किलो वोल्ट मिल गया है आपको। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो E1 प्लस E2 आपको मिला 6.35, तो E1 का मान कितना दिया, E1 का मान 1.2, E2 प्लस E2 बराबर 6.35 हो जाएगा। क्लियर, तो 1.2 E2 प्लस E2, तो E2 3 मतलब कि ये तो हो जाएगा कि 2.2 E2, 2.2 E2, तो फिर E2 बराबर आपको मिल जाएगा 6.35 बटे 2.2, 2.2 मिल जाएगा। इसको डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद अब देखोगे कि E2 बराबर आपको मिल रहा है 2.89 किलो वोल्ट, 2.89 किलो वोल्ट। अब उसके बाद अगर हम बात करें E1, तो फिर क्या आप E1 निकाल सकते हो, तो मैंने बताया आपसे कि E2 जो था मतलब E2 प्लस E1 बराबर था 6.35, तो फिर क्या E1 का मान नहीं निकल जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 6.35 माइनस E2 का मान कितना है 2.89, 2.89, बस माइनस कर देना, माइनस करोगे 3.46 आ जाए, 3.46। तो जो E1 है, E1 ये कितना है 3.6 किलो वोल्ट, और E2 जो है 2.89 किलो वोल्ट। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैंने क्यों इसको कन्वर्ट कर लिया, और हमेशा आप जो हो जब भी क्वेश्चन स्ट्रिंग एफिशिएंसी का आप निकालना, तो जो भी लाइन वोल्टेज दिया हो ना उसको तुरंत कैलकुलेट कर देना किस में, फेज वोल्टेज में, ठीक है। फेज में कैलकुलेट करके ही करना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें, और अगर आप लगाते भी तो आपको ऑप्शन वैसा मैच नहीं करता, आपको इस 11 kV को कन्वर्ट ही करना पड़ता है फेज वोल्टेज में। और आप ये देखो ऑप्शन के हिसाब से कि जो E1 है वो 3.46 है और E2 जो है वो 2.89 है, तो इसका मतलब है E1 आपका क्या है, E1 इज़ ग्रेटर देन E2। तो इसका मतलब ये इफेक्ट किसके कारण आया, ये इफेक्ट किसके कारण आया, तो ये इफेक्ट आपका आ गया इस संट कैपेसिटेंस के कारण। किसके कारण आया, संट कैपेसिटेंस के कारण आ गया, जिसके लिए
मतलब इसी के कारण ये इफ़ेक्ट आया है। अगर इसी चीज़ को हमें ख़त्म करना होता तो हम ख़त्म करेंगे अभी, कि हम इसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो हम लॉन्ग क्रॉस आर्म यूज कर देते हैं, गॉड आयर का यूज करते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं इंसुलेटर की, तो ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन अब आएगा क्वेश्चन तो उस हिसाब से डिस्कशन करते चलेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।